नमस्ते मित्रों। श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। लेखक है आनंद शंकर माधवन और साहित्य प्रकार है निबंध। तो बच्चों, आज हम इस इकाई के बारे में समझेंगे। बच्चों, आज हम देखेंगे इकाई 16 जिसका नाम है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। लेखक है आनंद शंकर माधवन और साहित्य प्रकार है निबंध। बच्चों, इस इकाई में गुरु की महिमा और प्राचीन समय में गुरु शिष्य का संबंध कैसा था और हाल के समय में गुरु शिष्य का संबंध कैसा है, उनके बारे में लेखक आनंद शंकर माधवन ने इस निबंध द्वारा हमें बताया है। तो सबसे पहले हम लेखक आनंद शंकर माधवन के जो परिचय है उनके बारे में देखते हैं। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर आनंद शंकर माधवन ने भारत भ्रमण को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आनंद शंकर माधवन ने तीनों संस्थाओं के संचालक रहे। मलयालम तथा तमिल दोनों की भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद उन्होंने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। उन्होंने विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनल सलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग्य किया है। बच्चों, इस निबंध में लेखक आनंद शंकर माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा के साथ साथ वर्तमान शिक्षा प्रणाली को परोक्ष रूप में व्यंग्य किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, पर परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। इस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? यहाँ पर लेखक ने प्रश्न किया है कि पहले के जमाने में जो शिक्षा देते थे वो कैसी थी? एक आध्यात्मिक अनुष्ठान यानी कि पुण्यों का काम था और वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। और उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। तो आज भी क्या वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। तो बच्चों, अब हम इस निबंध को समझेंगे। बच्चों, अब हम निबंध की शुरुआत करते हैं। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। बच्चों, व्यावसायिक यानी कि व्यापार और बोलबाला का मतलब है रिवाज, प्रथा। तो हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का रिवाज है और इसी कारण गुरु शिष्यों के संबंध में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे।
शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। तो बच्चे पहले क्या था कि विद्यालय एक मंदिर के समान माना जाता था विद्यालय को, बराबर। और शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान यानी कि पुण्यों का काम था। और उस समय विद्या पैसे देकर खरीदी और पैसे लेकर बेचे नहीं जाती थी। और शिक्षा देना परमेश्वर को पाने का एक माध्यम था, बराबर। लेकिन आज क्या है कि आज यूरोप के प्रभाव से शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति आ गई है और जो शिक्षक है वो वेतनभोगी हो गए हैं और शिष्यों को शुल्क यानी कि फीस, बराबर। तो फीस देकर आज विद्या प्राप्त करनी पड़ती है और आज शिक्षण कार्य एक पेट पालने का साधन बन गया है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। आज इस प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे और न शिष्यों को ही शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। यहाँ सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। बच्चों, यहाँ पर शब्दों है वेतनभोगी। शब्द समूह के लिए एक शब्दों की वेतन पर गुजारा करने वाला यानी कि वेतनभोगी, बराबर। और क्रय विक्रय का मतलब है लेन देन की पद्धति और शुल्क का मतलब है फीस, बराबर। तो बच्चों, यहाँ पर क्या है कि आज यूरोप के प्रभाव के कारण शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति आ गई है और शिक्षक वेतनभोगी हो गए हैं और शिष्यों को शुल्क देकर विद्या प्राप्त करनी पड़ती है, बराबर। तो यहाँ पर यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंध में बहुत सारा अंतर आ गया है कि प्राचीन भारत में विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे और शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। शिष्य पुत्रों से अधिक प्रिय होते थे। परंतु वर्तमान भारत में शिक्षा एक व्यावसायिक हो गई है और गुरु वेतनभोगी हो गए हैं, यानी कि जो गुरु है वो शिक्षा देने के लिए पैसे लेते हैं और विद्यार्थी शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज का शिष्य गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता और इसलिए इस प्रकार यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य के संबंध में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने के लिए, बराबर। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जो है वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और प्रारंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और वहाँ उन्होंने नाम कमाया तब भारतवासियों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया, बराबर।
रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए, अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सुपूत। और जब रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ पर कोई नहीं पहचानते थे, लेकिन उन्हें भी जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तब जो बंगाली लोग हैं वह दौड़ते हैं और यह राग अलापते हैं कि अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सुपूत। कब यह राग ये लोग अलापते हैं? तो जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तब बंगाली लोग रविंद्रनाथ ठाकुर के लिए अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत जैसे राग अलापते हैं। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भारतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या? यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नज़र नहीं आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है कि गधे को गणित सिखाना, जिसका मतलब है कि अयोग्य को ज्ञान देना, व्यर्थ प्रयास करना, बराबर। तो यहाँ पर क्या है कि भारत के लोगों को अपने यहाँ की जो मूल्यवान चीज़ों का जो मूल्य है वो तभी समझ में आता है जब विदेशों में उनकी कदर की जाती है, बराबर। जैसे कि भारत में विवेकानंद का स्वागत तभी हुआ जब उन्होंने अमेरिका में नाम कमा लिया, और नोबेल पुरस्कार मिलने पर भी बंगाली लोग रविंद्रनाथ ठाकुर का सम्मान करने लगे, और भरतनाट्यम और कथकली जैसे नृत्य विदेशी में लोकप्रिय होने के बाद ही यहाँ लोकप्रिय हुई। आज भारत में अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी जाना स्वर्ग जाने जैसा लगता है। वे यह नहीं जानते कि जर्मनी का विद्वान मैक्स मुलर भारत में आने के लिए जीवन भर प्रार्थना करता रहा। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। बराबर। यहाँ पर क्या है कि जब सुप्रसिद्ध पहलवान गामा एक दिन मुंबई आता है और वहाँ आकर दुनिया के सारे पहलवानों को उसने कुश्ती में जीतने के लिए ललकारा, तब एक पत्रकार ने गामा से कहा, दुनिया के पहलवानों को ललकारने से पहले आप अपने अमुक शिष्य के लड़कर तो जीतकर दिखाइए। गामा ने उस पत्रकार को उत्तर दिया कि आप जिसकी बात कर रहे हैं वह मेरा शिष्य है और वह मुझसे, मेरे बेटे से भी प्रिय है, बराबर। तो यहाँ पर जब गामा पहलवान को अपने शिष्य के साथ जो पत्रकार लड़ने के लिए कहता है, तब वह मना कर देता है। क्यों? क्योंकि गामा पहलवान भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को मानते थे और उसके अनुसार गुरु शिष्यों को अपने से अधिक यशस्वी देखना
चाहता है और इसलिए वो लड़ने के लिए मना करते हैं। इसलिए उन्हें इन शब्दों में गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बच्चों, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है ताकते ही रह जाना, जिसका मतलब है आश्चर्य से देखते रहना। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं है। बराबर, यहाँ पर जब जो पत्रकार है वो गामा पहलवान को उनके शिष्य के साथ लड़कर विजय प्राप्त करने के लिए कहता है, तब गामा पहलवान उसे उत्तर देता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। बराबर, और भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को वो मानते थे। बराबर, और इसलिए कहता है कि हमारा अपना एक निजी यानी कि खुद का रहन सहन है और शायद उससे आप परिचित नहीं है। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। इसमें और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होंगे। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्य से कम प्रभावी रहे, यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है। बराबर बच्चों, तो यहाँ पर जब एक पारसी पत्रकार ने गामा पहलवान से पूछा था कि विश्व के पहलवानों को ललकारने के पहले आप अपने अमुक शिष्यों को कुश्ती में जीतकर क्यों नहीं दिखाते, तब गामा पहलवान उत्तर में कहते हैं कि आप जिसकी बात कर रहे हैं यह मेरा शिष्य मुझे मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। हम लोगों में वंश परंपरा से अधिक शिष्य परंपरा का महत्व है और हम चाहते हैं कि हम अपने शिष्य से कम रहे और वे संसार में मुझसे अधिक नाम कमाइए। बराबर, और मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी नहीं है। बच्चों, अब जो बाकी निबंध है उनके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।